वीसीआर में कैसेट डालकर मिसिज रंजना ने टीवी ऑन किया और मेरे बगल के सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर आंख के इशारे से मुझे टीवी की ओर देखने का इशारा किया और मैंने सोफे की पुष्ट से सिर टिकाकर टीवी पर नजरें गड़ा दी। अभी 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि मैं सोफे पर उछल पड़ा। घबराई चकित नजरों से मैंने मिसिज रंजना को देखा तो उन्होंने आंख से इशारा करके मुझे टीवी की ओर देखने को कहा। हाथ के रिमोट से उन्होंने चल रही फिल्म को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया। इस फिल्म में खुद को देखकर मेरा रोया रोया खड़ा हो गया। बिस्तर पर संजू थी, अपनी होशो हवास खोकर, और उसके साथ मैं गुथा हुआ था। मेरे और संजू के अतरंग सीन टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे। अचानक मैंने अपने कंधे पर मिसिज रंजना के हाथ का दबाव पाया। तो इस तरह तुमने संजू का बलात्कार किया, कहते हुए वो मेरे बगल में बैठ गई। नहीं, मैंने बलात्कार नहीं किया, ये मेरी रजामंदी से हुआ होगा, पर फिल्म देखकर लोग इसे बलात्कार कहेंगे। देखो संजू बेहोश है और तुम उसको रौंद रहे हो। नहीं, उस दिन संजू ने कहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो तुमने उसका बलात्कार कर दिया। नहीं, ऐसी ही एक फिल्म तुम्हारी बंटी के साथ भी है। मैंने सफेद पड़ चुके चेहरे से मिसिज रंजना को देखा। कुणाल, वो फोन ले आओ। उन्होंने टेबल पर रखे फोन की ओर इशारा किया। फोन इतनी रात गए? हाँ, पुलिस बुलानी है। क्यों? अरे बलात्कार करना जुर्म है ना। तुम आजाद रहे तो संजू और बंटी जैसी न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। नहीं, ये झूठ है। बंटी और संजू इसकी गवाह है। बंटी और संजू? मिसिज रंजना ठहाके लगाकर हंसने लगी। अरे वो दोनों, देखना चाहोगे तुम्हारे वो दोनों गवाह इस वक्त किस तरह की गवाही किसके हुजूर में दे रहे हैं? इस वक्त किसी तरह की गवाही किसके हुजूर में दे रही हैं? ये कहकर मिसिज रंजना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर कॉरिडोर ले आई। मैं यंत्रवत उनके साथ चलता रहा। अचानक एक कमरे की खिड़की के पास वो रुकी और कहा, हल्के से पर्दा उठाकर तुम इस वक्त अपनी संजू की गवाही देख सकते हो। मैंने कांपते हाथ से हल्का सा पर्दा उठाया। उफ, ये क्या? अंदर बेड पर संजू दूधिया ट्यूबलाइट की रोशनी में एकदम निर्वस्त्र थी। वो एकदम न्यूड होकर मिस्टर बाबर का सबसे नर्म, सबसे कठोर अंग को अपने हाथों में लेकर सहला रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले मिसिज अंजलि ने मेरा किया था। आंखें बंद करके मैं उस खिड़की से दूर हटा और भागना चाहता था, पर मिसिज रंजना ने मेरी बाह जोर से पकड़कर कहा, चलो अपनी दूसरी गवाह वो बंटी को भी तो देख लो। और फिर वो मुझे लगभग घसीटकर एक कमरे की खिड़की पर ले आई। अब की बार पर्दा उन्होंने सरकाया। मैंने कमरे के अंदर ठीक वैसा ही दृश्य देखा जैसा संजू के कमरे में था। बस संजू की जगह बंटी और मिस्टर बाबर की जगह मिस्टर फर्नांडिस ने ली थी। मैं भय और शर्म से वही घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। पुलिस बुलाऊं? मिसिज रंजना मेरे करीब आकर बोली। मैंने तिरछी निगाहों से उन्हें देखा तो झट से बोल उठी, ओके ठीक है, मैं नहीं बुलाती। अब जाकर मिसिज अंजलि को खुश करो। मैं चुपचाप वापस उसी कमरे में चला आया। मिसिज अंजलि तेज कदमों के साथ हाथ में जाम लिए कमरे में अधीर होकर चहल कदमी कर रही थी। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख उन्होंने एक घूंट में हाथ में पकड़ा जाम खाली कर दिया और हौले हौले कदमों से बेड पर जाकर लेटते हुए उन्होंने हाथ की उंगली से इशारा करके मुझे अंदर आने को कहा। कहो कुणाल, अब तो मैंने अपनी जूती खुद उतार दी, तो अब तुम क्या करोगे? मैं बेड के पास खामोश खड़ा रहा। वो फिर से बोली, ओके, वो मेरी जूती ले आओ। मैंने देखा जूतियां सोफे पर पड़ी थी। मैंने एक जूती उठाई, तब तक मिसिज अंजलि बेड से उठकर मेरे पास आ चुकी थी। उनके हाथ में एक ग्लास में भरा हुआ जाम था, जिसे उन्होंने एक घूंट पीकर बाकी शराब अपनी जूती में उड़ेल दिया। सवालिया निगाहों से मैंने मिसिज अंजलि को देखा। पी जाओ, उन्होंने कहा। मैंने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। उन्होंने आगे कहा, पीते हो या मिसिज रंजना को बुलाऊं? उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने एक नजर मिसिज अंजलि पर डाला और फिर हाथ में पकड़ी शराब से भरी उनकी जूती को देखा, और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी जूती से शराब पीनी पड़ी। नाइस बॉय कहकर मिसिज अंजलि ने मेरे कंधे पर सिर टिकाकर अपने हाथ से मेरी सबसे कोमल, सबसे कठोर अंग खोजने लगी, और एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जैसा वो चाहती थी। अगर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी अच्छी होती तो 31 दिसंबर वाली रात की घटना के बाद मैं अपना वीआईपी कैंपस वाला फ्लैट तुरंत छोड़ देता, पर मेरे हालात ऐसे ना थे जो मैं कहीं किराए पर कोई छोटा सा कमरा भी ले पाता। मैं उस रात की सुबह भले ही बंटी और संजू के साथ एक टैक्सी में उस फार्म हाउस से इस बिल्डिंग तक आया, पर अब मैं उनका साथ हरगिज नहीं चाहता था। मैं 2 दिन और 2 रातों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। बंटी और संजू भी इस दौरान मेरे फ्लैट पर नहीं आई थी और न ही मुझे फोन किया था। उस शाम मैंने खिड़की पर खड़े होकर जब ये तसल्ली कर लिया कि नीचे कैंपस में बंटी और संजू नहीं है,
तो मैं किसी चोर की तरह कैंपस में उतरा। मेरा इरादा कहीं बाहर जाकर खुली हवा के ताजे झोंकों से अपने दिलो दिमाग पर जमी वो गर्द साफ करनी थी जो उस रात मिसिज अंजलि ने मुझसे सहवास करके जमाई थी। मैं किसी चोर की तरह कैंपस के मेन गेट पर पहुंचा ही था कि अचानक किसी के हाथ पकड़ लेने से मैं चौंक पड़ा। बड़ी धड़कनों पर काबू पाते हुए मैंने देखा तो वो कविता थी जो मेन गेट से कैंपस के अंदर आ रही थी। हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप तो पिछले 2 दिन से नजर ही नहीं आए। मैंने तो अभी तक नए साल की कुछ मिठाई आपके लिए बचा कर रखे हैं। आइए चलिए खा लीजिए वरना खराब हो जाएंगे, उसने अपनेपन से कहा। नहीं कविता, मेरी ओर से तुम खा लेना। मेरी धड़कनें अब कुछ नियंत्रित थी। नहीं नहीं भाई, वो आपका हिस्सा है, आपको खाना ही पड़ेगा, कविता ने दोबारा जिद की और मैं उसकी इस जिद का कोई प्रतिवाद किए बिना उसके क्वार्टर में आ गया। रास्ते में मेरी सतर्क निगाहें बंटी और संजू को तलाश कर रही थी। मुझे डर था कि मैं कहीं उनकी नजर में ना आ जाऊं। जब मैं कविता के कमरे पर आ गया तो मैंने खुद को बेहद सुकून में महसूस किया। मुझे लकड़ी की एक कुर्सी पर बिठाकर कविता अंदर से मिठाई का वो डिब्बा उठा लाई जिसमें उसने 2 पेड़े मेरे लिए बचा कर रखे थे। डिब्बे से एक पेड़ा उठाकर मैंने उसमें से आधा कविता को दे दिया और बचा हुआ आधा अभी मैंने अपने मुंह में रखा ही था कि अच्छा तो भाई बहन मिठाई नोश फरमा रहे हैं, कहते हुए लुबना ने कमरे में प्रवेश किया था। लीजिए दीदी, आप भी लीजिए, कविता डिब्बे का दूसरा पेड़ा लुबना को देते हुए बोली। आप सही वक्त पर आई लवी दीदी। हाँ, नहीं तो आप दोनों ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म कर देते। लुबना पेड़े का एक टुकड़ा खाते हुए वहीं चारपाई पर बैठ गई। पेड़े का दूसरा हिस्सा अब तक उसके दाएं हाथ की उंगलियों में था। मैंने देखा लुबना ने काली सलवार और मटमैली रंग की कुर्ती पहन रखी थी जिसकी बाहें उसकी कोहनी से 1 इंच नीचे तक थी। उसने अपने बालों का जोड़ा बांध रखा था जो काफी छोटा था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसके बाल ज्यादा लंबे नहीं होंगे। सीने पर उसने काले रंग का दुपट्टा डाल रखा था। कलाइयों में बाई कलाई पर घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने कत्थई रंग के चमड़े की सैंडल पहन रखी थी। कानों में उसकी छोटी छोटी बालियां थी और नाक में बाईं तरफ एक सफेद छोटा सा मोती जो उसके सांवले रंग पर बेहद आकर्षक लग रहा था। लुबना का रंग भले ही सांवला था पर उसकी सुंदरता संसार के किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। कविता, क्या चाय मिलेगी? हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, लुबना बाएं हाथ से अपना सिर दबाकर बोली। उसके दाएं हाथ में अब भी पेड़े का बचा हुआ टुकड़ा था। कविता, हाँ अभी लाई, कहकर अंदर चली गई। मैंने लुबना की ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, उसने धीरे से कहा। पर संजू और बंटी के अनुभव ने मुझे उसे नव वर्ष की शुभकामनाएं देने से रोक दिया। मुझे खामोश देखकर लुबना ने सोचा शायद उसने जो कहा वो उसकी आवाज धीमी होने की वजह से मैं सुन न सका। उसने अपने होठ अभी वापस खोले ही थे कि लवी दीदी, कुणाल भाई बैठिए, मैं दूध लेकर अभी आई, कहते हुए कविता क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं लुबना के साथ वहां पर तन्हा हूँ ये सोचकर कि मेरे जिस्म और मेरी रूह पर डर हावी हो गया। और यकीन मानिए उस वक्त ठंड में मैंने स्वेटर के भीतर अपने जिस्म को पसीने से भीगता हुआ महसूस किया। हालांकि लुबना से मेरी ये सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। मेरे और उसके बीच हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी उसके साथ यूं तन्हाई में मुझे डर क्यों लग रहा था मालूम नहीं। यकीनन बंटी और संजू मेरे इस डर की वजह थी। उन्होंने जिस कदर मुझसे दोस्ती करके मुझे यूं नर्क में धकेला था वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बुरा सपना था। हैप्पी न्यू ईयर, लुबना की आवाज ने मेरे विचारों पर श्रृंखला तोड़ दी। मैंने देखा वो सामने खड़ी थी, अपने दाएं हाथ का पेड़ा मेरी ओर बढ़ाए हुए और अपने चॉकलेटी होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। हैप्पी न्यू ईयर कहकर मैं भी उठकर खड़ा हो गया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, कहकर लुबना ने अपने हाथ का पेड़ा मेरे होठों के बिल्कुल नजदीक ले आई। लुबना की आवाज सरगम की मान्यत थी। एक अजब लोच था उसके अधरों से फूटते स्वरों में। मैं उसे मना ना कर सका और उसके हाथ से पेड़ा लेकर मैंने खा लिया। जब मैंने उसके हाथ से पेड़ा लिया तो उसके हाथ की उंगलियां मेरे हाथ से छू गई। लुबना के उस हल्के से लम्स के एहसास ने मुझ पर यह राज जाहिर किया कि उसका लम्स जुदा है, यकीनन जुदा है संजू और बंटी के लम्स से। और फिर उस शाम लुबना के उस लम्स के असर ने मुझे बंटी, संजू और मिसेज अंजलि से आजाद कर दिया। कविता चाय बनाकर ले आई। हम तीनों चाय पीने लगे। इस बीच मैं और लुबना आपस में धीरे धीरे खुलने लगे। लौटते समय लुबना ने अगले दिन लंच के लिए कविता और रवि के साथ मुझे भी इनवाइट किया। कविता ने बताया था कि लवी के पापा का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और वो उसमें उसके साथ पहले भी 1-2 बार जा चुकी है। लुबना का लंच पर इनवाइट करने का अंदाज ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। और फिर उस शाम मेरी और लुबना की बातों का दौर उस मुकाम तक पहुंचा जहां मैं उसे बेहिचक लवी कहने लगा।
लुबना गजल। मैंने होठों ही होठों में रेस्टोरेंट का नाम दोहराया। मैं कविता और रवि के साथ निशातगंज के एक पॉश इलाके में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक रेस्टोरेंट के सामने अभी अभी ऑटो से उतरा था। रेस्टोरेंट की चमक दमक और कांच के दरवाजे के बाहर खड़े दरबान को देखकर मेरे पांव अंदर जाने की गवाही नहीं दे रहे थे। मैं अभी उस भव्य रेस्तरां में जाने के लिए अपनी शक्ति और साहस को एकत्रित कर ही रहा था कि मुझे शीशे के दरवाजे के उस ओर लवी दिखाई दी। फुल आस्तीन की हरे रंग के बड़े बड़े चश की शर्ट, उसकी आस्तीन उसने कोहनी के थोड़ा नीचे तक फोल्ड किया हुआ था और टाइट जींस में वो बाहर की ओर आ रही थी। जो ही वो शीशे के दरवाजे पर पहुंची, दरबान ने सिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया और वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। वेलकम कुणाल, कहकर लवी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बिना कुछ कहे मैंने उससे हाथ मिलाया और अभी मैं उसके जादुई स्पर्श के तिलिस्म में ही था कि वो रवि का सिर सहलाती हुई और कविता का हाथ पकड़कर कम कहकर वापस शीशे के दरवाजे की ओर मुड़ गई। लुबना गजल रेस्तरां बाहर से जितना भव्य था, उससे कहीं ज्यादा भीतर से। आज से पहले मैं लवी से 2 बार मिला था और इन दोनों मुलाकातों में मैंने अंदाजा लगाया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो अपने अच्छे स्वभाव के कारण कविता और रवि की पढ़ाई में सहायता कर रही थी। पर आज मैं लुबना गजल रेस्तरां को देखकर ये जान चुका था कि लवी भी रईस खानदान से ताल्लुक रखती है, बंटी और संजू की तरह। लेकिन बंटी और संजू की याद आते ही मेरा मुंह कसैला हो गया। पर जब लुबना मुझे रवि और कविता के साथ उस रिजर्व टेबल पर लाई, जो एक कैबिन के अंदर थी, तो लवी के चॉकलेटी होठों पर खिल रही मुस्कान की मिठास से मेरे मुंह का कसैलापन जाता रहा। लुबना उस रेस्तरां के मालिक की बेटी थी, या यूं कहे तो वो एक तरह से उस रेस्तरां की मालकिन ही थी। कई वेटर उसके मुंह से निकली डिश को वहां लाने के लिए खड़े थे। लुबना ने हमसे हमारी पसंद पूछी और मेरे अलावा वहां हर किसी की पसंद नॉनवेज थी, लवी की भी। लंच के दौरान जब बातों ही बातों में कविता ने बताया कि लवी दीदी आर्टिस्ट है, पेंटिंग करती है, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं बचपन से ही कलाकारों का बड़ा सम्मान करता था और मेरी इस खुशी में लवी के लिए सम्मान भी था। मेरी खुशी पर लवी ने खुश होते हुए कहा, कुणाल, क्या आप मेरी पेंटिंग देखना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरे इकरार में सिर हिलाने पर लवी उसी तरह खुश हुई जैसे अभी कुछ देर पहले लवी के आर्टिस्ट होने की बात सुनकर मैं हुआ था। लंच के बाद रेस्टोरेंट से निकलकर लवी ने कविता और रवि को वार्लिंगटन जाने वाले ऑटो में बिठा दिया और उनके जाने के बाद एक नीले रंग की बजाज सनी स्कूटर को स्टैंड से उतारते हुए बोली, कुणाल, आप चलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। साइकिल चलाई है कभी? हाँ, गांव में साइकिल चलाता था। फिर चला लोगे? चलो कोशिश करो। नहीं लवी, आज नहीं, फिर कभी। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसने बजाज सनी को किक मार के स्टार्ट करते हुए बोली, चलो चलते हैं। ये बजाज की स्कूटी सनी थी और वो उसे चलाने में पारंगत थी। हम उसी से इंदिरा नगर के फ्लैट तक पहुंचे। यह इंदिरा नगर में 2 कमरों वाला एक छोटा सा फ्लैट था। एक कमरे में एक छोटा सा बेड, टीवी और कपड़ों की अलमारी थी और दूसरे में कई पेंटिंग्स इधर उधर रखी थी। कुछ अधूरी थी और कुछ मुकम्मल। लवी ने वॉशरूम की तरफ इशारा करके कहा, कुणाल, आप फ्रेश हो लो, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। मैं जब वॉशरूम से बाहर निकला तो मैंने लवी के हाथों में ट्रे और उसमें रखे 2 कप देखे, जिनसे गर्म चाय की भाप उठ रही थी। लवी ने इस वक्त वो स्वेटर उतार दिया था जो उसने रेस्तरां से फ्लैट तक के सफर के लिए पहना था। अगरचे मौसम में अभी भी इतनी उस स्वेटर को पहनने लायक ठंड थी। लवी ने बिना कुछ कहे मेरी और चाय की ट्रे आगे बढ़ाई और मैंने उसमें से 1 कप उठा लिया। चाय का पहला घूंट लेकर मैंने फ्लैट में एक भरपूर नजर डाली तो मुझे फ्लैट की हर चीज व्यवस्थित नजर आई, जबकि बंटी और संजू के फ्लैट बेहद अव्यवस्थित रहते थे। चाय पीते हुए लवी एक आधी बनी हुई पेंटिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे भले ही कला और कलाकारों में बेहद दिलचस्पी थी, पर कला को समझने की कला मेरे भीतर अब तक परिपक्व नहीं हुई थी। सामने रखी अधूरी पेंटिंग, जिसमें चाय पीते हुए लवी तल्लीन थी, उसका सार मेरी समझ से परे था। पेंटिंग में कई घोड़े दौड़ रहे थे, विभिन्न रंगों के, अलग अलग दिशाओं में, बिना घुड़सवारों के। ये पेंटिंग देख रहे हो? लवी पेंटिंग से नजरें हटाए बिना बोली। हाँ। मैं उस पेंटिंग के थोड़ा और करीब आ गया। देखो कुणाल, ये घोड़ों की दौड़ कितनी बेहतरीन हो गई है, जानते हो क्यों? नहीं लवी, मैंने असमर्थता जताई और चाय का आखिरी घूंट भरकर खाली कप वहीं पास की छोटी टेबल पर रख दिया। लवी ने भी अपनी चाय खत्म करके अपना खाली कप उस टेबल पर रख दिया जहां मैंने रखा था और फिर उसने अपनी अधूरी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, क्योंकि इनके सवार नहीं जानते कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, कहकर उसने मेरी ओर देखा। पर इन घोड़ों पर असवार कहाँ है? मैंने पेंटिंग में दौड़ रहे बेतरतीब घोड़ों पर असवार ढूंढने की कोशिश की। मेरी कोशिश असफल होती
उससे पहले ही लवी ने हाथ में पकड़ी कूची का एक सिरा पेंटिंग पर एक जगह रख दिया। फिर उसने कूची का सिरा वहां से हटाकर मुझे आंखों के इशारे से पेंटिंग में वहां देखने को कहा। मैंने ध्यान से देखा तो वहां उस घोड़े पर एक असवार था। ये लवी की बनाई पेंटिंग की जादूगरी थी, जो बेहद ध्यान से देखने पर उन कई घोड़ों में से एक घोड़े पर असवार दिखाई पड़ रहा था। मैंने जब पेंटिंग से नजर फिराई तो लवी को मैंने आराम कुर्सी पर बैठते हुए पाया। वो आंखें बंद किए हुए थी। मैं भी उसके पास पड़ी दूसरी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठने की आहट से आंखें खोलते हुए लवी बोली, कुणाल, इस पेंटिंग के दो फलसफे हैं। अपनी बात रोककर लवी ने कई पलों तक मेरे चेहरे को यूं ही अपलक तकती रही। फिर अचानक वो उठते हुए बोली, छोड़ो कुणाल, मैं ये फलसफे की बात ले बैठी। आपको तो मैं यहाँ अपनी पेंटिंग्स दिखाने लाई थी। आइए और देखकर बताइए कि क्या मैं रंगों का कुछ और कॉम्बिनेशन भी कर सकती हूँ या नहीं। मैं चाहता था उस वक्त उससे वो फलसफे वाली बात पूछ सकता था, पर न जाने क्यों ना पूछ सका। और फिर वो मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाती रही और पेंटिंग्स देखकर मेरे होठों से खुद ब खुद वाह निकलता रहा। उस रोज मैं भले ही लवी से उसकी फलसफे वाली फिलॉसफी भरी बातें ना समझ पाया और ना उससे पूछ पाया, पर आज मैंने पूछ ही लिया। जब मैं लुबना के साथ पहली बार उसकी पेंटिंग वर्कशॉप पर गया था तब कुछ घटनाएं घटी थी जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, पर आज मैं तीसरी बार लवी के साथ उसके पेंटिंग वर्कशॉप वाले फ्लैट पर आया था और आते ही उसके कई घोड़ों और एक असवार वाली पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया। आज मैं तीसरी बार वहां उस पेंटिंग के सामने था और मैं सोच रहा था वो असवार हर बार नए घोड़े पर कैसे बैठा होता था। इससे पहले मैं उसे दो घोड़ों पर बैठे देख चुका था। वो दोनों ही घोड़े रास्ते से भटक कर इधर उधर दौड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज वो असवार जिस घोड़े पर बैठा था वो रास्ते पर था और न जाने क्यों मुझे आज उस असवार के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। जबकि मैं दूसरी बार यहाँ आया था, जब भी लवी ने इस पेंटिंग का जिक्र नहीं किया था, आज भी नहीं कर रही थी। वो मेरे जेहन में चल रही विचार श्रृंखला से अनभिज्ञ अपनी एक अधूरी पेंटिंग को पूरा करने के लिए रंगों का संयोजन तैयार कर रही थी। लवी, मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसे करीब से पुकारा तो वो चौंक पड़ी और उसके हाथ से कुछ रंग उछलकर मेरी शर्ट पर गिर गए। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी कुणाल, लवी ने हड़बड़ा कर कहा और मेरी शर्ट पर गिरे रंगों को साफ करने लगी। पर इस चक्कर में उसने अपनी रंग सनी उंगलियों से मेरी शर्ट को और भी रंगीन कर दिया। मैं उसकी हड़बड़ाहट को देखकर मुस्कुरा पड़ा और जब उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो वो खामोश हो गई। पर जब मैं हंसते हुए अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा, लुबना मैडम, आपका इरादा इस पेंटिंग को आज ही मुकम्मल करने का है या फिर और कभी, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यकीन मानो लाखों करोड़ों अप्सराओं की हंसी भी उस पाक हंसी के आगे फीकी थी। वो अपने चमकते दांतों की सफेदी और चॉकलेटी होठों की मिठास मेरे अंतर मन को सराबोर कर रही थी। मैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला लड़का था, लेकिन उस वक्त पलक झपकते ही अपना ईश्वर गढ़ा और मन ही मन उसे सजदा करके ये दुआ मांगी कि मेरे सामने हंस रही ये लड़की तमाम उम्र यूं ही हंसती रहे और जो उसकी तकदीर में कुछ अश्क हो तो वो मेरे जिम्मे आ जाए। थोड़ी देर में वो अपनी हंसी को काबू करते हुए बोली, लाइए कुणाल, मैं आपकी शर्ट साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है, इस बहाने मैं कुछ तो कलरफुल हुआ। अरे तो क्या, आप ऐसे ही बाहर जाएंगे? चलिए आप शर्ट उतारिए। और फिर वो खुद आगे बढ़कर मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी। मैंने उसे मना नहीं किया, मना कर ही नहीं सकता था। जितने लम्हे वो मेरी शर्ट के बटन खोलती रही, मैं उसके होठों से निकलती गर्म सांसों से रोमांचित होता रहा। इसे ओढ़ लीजिए, मेरी ओर एक सॉल बढ़ाकर मेरी शर्ट लिए वॉशरूम में चली गई। हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए न सिर्फ रास्ते की मालूमत होनी चाहिए, बल्कि हमें राह के साथी भी सोच समझकर चुनने चाहिए। वॉशरूम से वापस आकर मेरी शर्ट को एक तार पर डालते हुए लवी ने ये बात मुझसे कही। शायद उसने मुझे उस घोड़ों वाली पेंटिंग के सामने खड़ा देखकर अपनी बात कही, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो आदमी अपने घोड़ों पर लगातार बदल रहा था, मगर मेरा ध्यान किसी और तरफ था। मैंने एक नजर लवी के उन उन्नत वक्षों पर डाली जो तार मेरे शर्ट फैलाने के वक्त उसके दोनों हाथों के ऊपर उठ जाने से बेहद आकर्षक लग रहे थे। मेरी नजर को शायद लवी ने महसूस कर लिया था। शायद तभी उसने हमारे बीच चल रही बात के सब्जेक्ट से बिल्कुल हटकर कहा, जो आप मेरी ये शर्ट पहनना चाहते हैं तो हाजिर हैं। और इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। मैं उसे मना करते रह गया, पर उसने अपनी बाहें फैलाकर शर्ट उतार दिया। उसे ऐसा करते देख मेरी धड़कनें मेरे सीने में उछलने लगी और उसने जब शर्ट उतारकर मेरी ओर बढ़ाई तो मैंने उसकी मदभरी बाहों को देखते हुए उसके हाथों से उसकी वो शर्ट ले ली। उसने शायद मेरी नजरों को पढ़ लिया था, इसलिए उसने अपनी मदभरी चमकती बाहों को मेरी आंखों को समांतर करते हुए बोली,
मेरी ये बाह और आकर्षक लगती, जो बचपन में मुझे टीकों के ये नस्तर ना लगाए गए होते। मैंने देखा उसके कंधे के थोड़े नीचे बाह पर इंजेक्शन से टीके लगाए जाने के निशान थे। अब भी बहुत आकर्षक है अपनी बाहें। मैंने अपनी देह से शॉल हटाकर लवी की शर्ट पहन ली थी, पर जब मेरी कोई बेटी होगी तो मैं उसकी बाह पर यूं नस्तर ना लगवाऊंगी ताकि वो बेहिचक स्लीवलेस कपड़े पहन सके। लवी ने अपनी बाहें उसी शॉल को अपने शरीर पर लपेट कर छुपा दिया जिसे अभी अभी मैंने अपनी देह से उतारा था, और उसने आगे कहा, जानते हैं कुणाल, मेरे घर में सब लोग कहते हैं मैं कभी किसी को निराश नहीं करती। इसी के साथ उसने अपनी ओढ़ी शॉल को अपने कंधे पर दोनों तरफ डालकर अपनी बाहें उनसे बाहर निकालते हुए बोली, तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगी। आप चाहे तो मेरी बाहों की खूबसूरती देख सकते हैं। मैं कुछ देर तक उसकी बाहों को देखने के बाद एक बार फिर से वही घोड़ों की पेंटिंग के सामने आकर बोला, लवी, मैं अब तक असमंजस में हूँ। तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारी बनाई हुई ये आकृतियां? मेरी बात सुनकर वो बस मुस्कुरा भर दी थी और फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गई, एकदम खामोश। उसे खामोश देखकर मैंने कहा, लवी, आप इस पेंटिंग के किसी फलसफे की बात कर रही थी? कुणाल, मैं जल्द इस पेंटिंग पर एक कविता लिखूंगी और शायद फिर उस कविता चित्र को देखकर आप उस फलसफे को समझ सके। आप कविताएं भी लिखती हैं? हाँ, कभी बताया नहीं, तो अब जान लो। जानना क्या है, चाहे तो पढ़ लो, कहकर उसने एक टेबल की दराज से डायरी निकालकर मेरी ओर बढ़ा दी। डायरी के अधिकांश पन्ने लवी की खूबसूरत लिखावट से सजे थे, पर मैंने उस डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखी नज्म की पहली पंक्ति पढ़ने के बाद ही डायरी बंद कर दी। अचानक मेरा जिस्म थरथराने लगा। मेरी देह का रोम रोम बावला हुआ जा रहा था। मेरी शिराओं में बहते लहू का वेग इस वक्त ज्वार भाटे के मुकाबिल था। मैंने लवी की ओर देखा तो डायरी बंद करने की वजह से उसके होठों पर खिल रही मुस्कान जो उसकी सहेली थी वो गायब हो गई थी। मेरे थरथराते पैरों ने मुझे लवी के बिल्कुल सामने एकदम करीब ला दिया। 16, स्वीट 16। मेरे कांपते अधरों से ये अल्फाज नस्म के मानिंद निकले। मेरी बात सुनकर उसने आंखें झुका ली। मैंने डायरी एक तरफ रखकर लवी के मरमरी बाहों के उस सबसे आकर्षक हिस्से जहां नश्तर के निशान थे से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, लवी, प्लीज रिप्लाई मी। मेरी बात सुनकर उसने एक बार अपनी उनींदी आंखों से मेरी आंखों में देखा, फिर मेरे सीने में सिमटते हुए बोली, यस कुणाल, यस। अपने बाहों में सिमटी लवी के महकते बालों को चूमते हुए मैंने कहा, लुबना, वो खत तुमने, और मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही वो कह उठी, हाँ कुणाल, मैंने ही लिखा था। फिर बाद में कोई खत क्यों नहीं लिखा, और क्यों नहीं मिलने के बाद बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं बताना चाहती थी, मैं खत भी लिखना चाहती थी, पर क्या करूं, ये मेरी बदनसीबी थी जो मैं आपसे अपने दिल की लगी कह पाती। उससे पहले ही आप बंटी और संजू को अपना साथी बनाकर मंजिल को ढूंढने लगे। वो मेरी मंजिल नहीं बल्कि अंधेरे की वो परतें हैं जिन्हें दिन का सूरज भी बेंध नहीं पाता। अचानक मैंने लवी को खुद से परे कर दिया था, पर वो मेरे पास आकर बोली, कुणाल, आप चाहे तो मुझे ठुकरा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरी मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत से दें। ये सुनकर मैंने तड़पते हुए उसकी बाह को खींचा और अपने करीब लाकर कहा, लवी, मैं खुश नसीब हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत मुझे हासिल है, पर मेरे जीवन का अंधकार इतना घना है कि डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ये तुम्हारे जीवन को भी कलिमा से ना भर दे। और जो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे अंधेरेपन को दिए की लौ बनकर खत्म करना चाहती हूँ, तो लवी मेरी आंखों में झांक रही थी। उसने आगे कहा, और जो मैं कहूँ कि मैं सब जानती हूँ। लवी, हाँ कुणाल, अब कहो, क्या जवाब है तुम्हारा? तो मैं इस दिए की लौ को अपने दिल में ऐसे सजाऊंगा जैसे मंदिर में दिए की लौ सजती है। मैंने लवी की पतली कमर को अपने हाथों से पकड़कर कहा, और ठीक उसी वक्त उसने अपनी खूबसूरत बाहें मेरे गले में डाल दी और हम दोनों ने एक साथ कहा, आई लव यू।